हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं भौतिकी। तो हमने हमारे लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था अबाव प्रिंसिपल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हुंस रूल। हुंस रूल का क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हुंस रूल जो होता है इसको हम एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड the rule of maximum multiplicity। द रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इसको हम इस नाम से और जानते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि लाइक जो इलेक्ट्रॉन्स हम ऑर्बिटल के अंदर फिल कर रहे हैं, तो पहले तो अबाव ने क्या बोला था कि हम फिल्म किस अकॉर्डिंग करेंगे, फिल वन बाय वन, लाइक लोअर फिर हायर फिर उससे हायर। फिर पाउली आया, पाउली ने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और उनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जैसे कि हमारे एस ऑर्बिटल के अंदर तो क्या है, एक एनर्जी लेवल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, बट इन केस ऑफ पी डी एफ इनके अंदर क्या होता है कि सेम एनर्जी के लिए ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं। जैसे कि डिजेनरेट कैसे, जैसे कि एस के अंदर तो सिर्फ हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है, बट पी के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, डिजेनरेट तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरीके से जब हमने देखा था डी के लिए, तो डी के अंदर हमारे कितने आए थे, 5। ऐसे हमने जब देखा था एफ के लिए, तो एफ के अंदर क्या थे, 7। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जब हम इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के अंदर लोअर एनर्जी स्टेट है, तो इसके अंदर से क्या आएगा, इजीली फिलअप हो जाएंगे, लाइक एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला, जब हम पी या डी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिलअप करेंगे। ठीक है, जब ये तीनों के तीनों जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, पेयरिंग में करेंगे। ठीक है, तो हुंस ने क्या बोला कि विदाउट पेयरिंग, दैट मीन अगर हमने ऐसे इनको फिल करते हैं कि हमें यहाँ पे भरने 4 इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट जैसे कि यहाँ पे हमने 4 भरे, तो हमने कैसे भरा, वन बाय वन। अगर हमें भरने 4 इलेक्ट्रॉन और हम इसको अगर फिलअप करते हैं दिस वन दिस वे, तो इसने क्या बोला, ये वाला गलत होगा, जो फिलिंग का पैटर्न होगा वो क्या होगा, दिस टाइप। ठीक है, ये चीज किसने बोली, हुंस ने। तो हुंस ने अपने रूल में ये चीजें दी, और इससे बेनिफिट्स हमें मिले। बेनिफिट्स क्या मिले, एटम स्टेबिलिटी के अंदर मिला। इसके साथ ही हमें जो शिल्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है इसके अंदर, शिल्डिंग इफेक्ट बेसिकली होता है कि जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जिससे अट्रैक्ट करेगा। बट जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर सेल्स ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच, और आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लेगा ड्यू टू सेम चार्ज। ठीक है, तो जो रिपल्सन फोर्स लगता है उनके बीच में, उनसे क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट के, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर न्यूक्लियस की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो जितना लगना चाहिए उससे कम हो जाता है उससे। ठीक है, और वो कितना होता है वो हम देखते हैं शिल्डिंग कोफिशिएंट के रूप में। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हुंस ने क्या बोला, पहली चीज तो इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, द रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसका यूज क्या था, डिटरमाइन द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये चीजें थी। और इसने इसी के अंदर क्या बोला कि जब हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, टू स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर filled in degenerate orbitals with singly, मतलब एक एक भरे जाएंगे। ठीक है, ये चीजें थी। एंड ऑल्सो इसने एक और चीज ऐड करी, विद
पैरेलल स्पिन, ठीक है, बिफोर पेयरिंग अप, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो क्या भरे जाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, सारे ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं, ओनली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर। कैसे भरे जाएंगे, पहले सिंगली भरे जाएंगे, मतलब एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद भरे जाएंगे पैरेलल, और जो भरे जाएंगे वो भी कैसे भरे जाएंगे, पैरेलल भरे जाएंगे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इसने, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे ले लो, हमारे पास z इज इक्वल टू क्या है, 4 है, ठीक है, और z इज इक्वल टू 4 तो हमारे पास s के अंदर आ जाएंगे, तो आप ले सकते हैं z इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 8 हो गया, हम इनको कैसे फिल करेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। अब 1s और 2s का बिहेवियर तो हमें पता है, 1s और 2s का बिहेवियर क्या होता है, इनका तो ये होता है कि जो 1s ऑर्बिटल होगा ये सिंगल होता है, डिजेनरेट नहीं होता, तो इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। 2s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे आ जाएंगे, इन दिस वे, ये क्या हुआ 1s, ये क्या हुआ 2s, बट 2p के अंदर, 2p के अंदर, 2p के अंदर हम जाते हैं, डिजेनरेसी क्या होती है इसकी 3, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसने बोला कि सबसे पहले सिंगल ही भरे जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसके बाद क्या भरे जाएंगे, सॉरी, पेयरिंग के अंदर, ठीक है। तो पेयरिंग कहां से होगी, यहां से स्टार्ट, ठीक है, ऐसे पेयरिंग भरे जाएंगे। इसने क्या बोला, नोट फिलिंग लाइक, और कैसे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ने दिए, जस्ट लाइक अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 1 2 3 4, इसने ये गलत बोला। दूसरी चीज इसने क्या बोली कि अगर हम भर रहे हैं दिस वे, लाइक ये वाली डाउन है, ये अप है, फिर डाउन है एंड अप है, ये भी गलत है। जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो क्या भरे जाएंगे, अप स्केल के अंदर, ठीक है, अप स्पिन के अंदर, सॉरी अप स्पिन के अंदर भरे जाएंगे, फिर उसके बाद डाउन स्पिन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये वे भी गलत है। ऐसे अगर इसमें भरे जाते हैं कि लाइक ये वाला अप भरा जा रहा है, फिर ये डाउन हो गया, ये दोनों डाउन हो गए, फिर ये डाउन, तो दिस वन ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसने क्या बोला, जो भरे जाएंगे वो इस वे में भरे जाएंगे, इस वे में अगर कोई भी हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं तो वो क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो हुन्स ने अपने प्रिंसिपल के अंदर बताई। अब इससे होता क्या है, ठीक है, तो इतने भर तुम रहे हैं, तो इन भरने से ऐसा चेंजेस क्या आ रहे हैं इसके अंदर कि अगर इसी तरीके से हम भरते हैं तो उससे हमारा थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। इसमें क्या हुआ, दिस अरेंजमेंट इंक्रीज द स्टेबिलिटी of atom by several quantum mechanical factors। अब उसमें फैक्टर्स कौन से हैं, फर्स्ट फैक्टर आता है जो मैंने बोला था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के अंदर बेसिकली होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ले रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम किसी ऑर्बिटल्स के अंदर फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम दोनों ऑर्बिटल्स को इस दोनों के अंदर इसी एक ऑर्बिटल के अंदर फिलअप करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो उस ऑर्बिटल के अंदर होगा उसके अंदर जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के अंदर। बट अब वहीं अगर हम इसकी जगह इसके अंदर इसको फिलअप करते हैं तो उससे क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आ गया, एक गैप आ गया, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, हम इस वे में उनको समझ सकते हैं कि नहीं ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसी के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं तो एकदम पास पास है वो, जिससे क्या होगा, उनके बीच के जो रिपल्सन फोर्स है वो क्या होगा,
ज्यादा होगा। वही अगर हम इन दोनों को अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर फिलअप करते हैं तो जो रिपल्सन फोर्स क्या होगा, इससे रिड्यूस होगा। पहली चीज उसने ये समझाई थी हमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। और इसके अंदर क्या आया था, बाय फिलिंग this type of electrons in atomic orbitals reduce the electron repulsion force। ठीक है, फर्स्ट चीज ये हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है वो कम होगा यहाँ पे। सेकंड चीज, सेकंड हमारे पास अच्छा है जो हमने बात की थी शिल्डिंग इफेक्ट की, ठीक है। रिड्यूस्ड शिल्डिंग इफेक्ट। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर बेसिकली हुआ था कि मैंने बताया था ना कि शिल्डिंग इफेक्ट कैसे होता है। शिल्डिंग इफेक्ट का मेनली पर्पज होता है कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसे हम अट्रैक्शन फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो वो फोर्स क्या हो जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से कम हो जाता है इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स। क्यों कम हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स में कितने आते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारा है आउटर सेल, दिस वे, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, एंड आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। अब इससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इनके बीच में लग रहा है, एक चीज। फिर दूसरा, इनके और इनके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी जो ऑर्बिट साइज है इसका, इसका ऑर्बिट साइज थोड़ा कम हो जाता है। व्हाई, बिकॉज यहाँ से रिपल्सन लग रहा है, मतलब धक्का मार रहा है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो थोड़ा कम होके ये आ जाता है थोड़ा अंदर की तरफ, ठीक है, जो कि हमें देखने को मिलता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के अंदर। आपने बोला था ना कि उसके अंदर अलग अलग कैसे होते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग इसी वे में होता है कि एस पी डी एफ जो हम करते हैं उनका अलग अलग शिल्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजें देखते हैं। तो मान लो ये यहाँ पे आ गया। अब जो न्यूक्लियस का चार्ज है, पॉजिटिव जो फोर्स, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा। बट इन दैट केस ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, इस अट्रैक्शन फोर्स के जो पाथ होगा उसको क्या कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले थोड़ा कम करने से क्या हो जाएगा, जैसे कि हम नहीं लेते एक चुंबक, हम जैसे लेते हैं, तो चुंबक हम जब लेंगे तो चुंबक के ऊपर क्या करते हैं हम, जब मैग्नेट को, सॉरी मेटल को हम उसके ऊपर पास लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वही अगर उनके बीच में हम एक दीवार बना देते हैं लाइक, या फिर हम कर देते हैं कि पहले से उसके ऊपर थोड़ा मेटल हम लगा देते हैं चुंबक के ऊपर, तो जब उस चुंबक के ऊपर पहले से थोड़ा बहुत मेटल लग जाता है तो वो क्या करता है, उसकी जो अट्रैक्शन की जो पावर होती है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू बिफोर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट ये क्या हुआ, न्यूक्लियस को इन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स ने। तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लिए जो फैक्ट होगा, मतलब इसके लिए जो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर जो चार्ज लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसके लिए। और इस कम होने को हम बोलते हैं जेड इफेक्ट, ठीक है। तो शिल्डिंग के तो अपन क्या देखते हैं कि शिल्डिंग की वजह से, शिल्डिंग क्या होगी, शिल्डिंग मतलब एक दीवार खड़ी कर दी उसने, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने क्या कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी न्यूक्लियस के चारों तरफ। दीवार खड़ी करने से क्या हुआ कि जो अब बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थोड़ी कम हो गई, उनके पास अट्रैक्शन जो हो रहा था ना, वो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा उनके लिए कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से अब यहाँ पे तो हमारे क्या है, जेड सेम है, 11 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान ले यहाँ पे जेड है प्रोटॉन्स, तो चार्ज तो अपना क्या है, जेड ही है ऑलरेडी।
इनके ऊपर जेड ई लग रहा है, बट जो आउटर मोस्ट के होंगे उनके ऊपर जेड ई ना लग के जेड इफेक्टिव लगेगा, लाइक चेंज लगेगा हमारे पास। और वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जो जेड इफेक्टिव की हम बात करते हैं वो होता है जेड माइनस में सिग्मा, जहां पे हम सिग्मा को कंसीडर करते हैं एज ए शिल्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो रिड्यूस शिल्डिंग इफेक्ट इसमें थोड़ा लिख लेते हैं। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई कि हमारा कैसे हो रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो रिड्यूस शिल्डिंग इफेक्ट के अंदर है, मतलब हमें ये देखना है कि ये कम कैसे होता है। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल्स बोल सकते हैं, या फिर आप इनको बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, आर लेस इफेक्टिव एट शिल्डिंग। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, एट शिल्डिंग ईच अदर। और ये शिल्डिंग जो इफेक्ट आता है ये कहां से आता है, फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वजह से लग रहा है ना। फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है वहां पे, ये चीजें शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। शिल्डिंग इफेक्ट लगने की वजह से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास होगा इसकी वजह से, शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से अगर कम हो रहा है तो देन इट अलाउ देम टू, किसको अलाउ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, ड्रॉन डाउन टू द न्यूक्लियस। अब उसके पास जाएंगे, पास जाने से क्या होगा, मैंने बोला था जितने पास जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स तो इंक्रीज होगा ना, न्यूक्लियस टू इंक्रीजिंग अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और ये किस वे में लग रहा है, अट्रैक्टिंग एंड स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबलाइजिंग द एटम फर्दर, मतलब एटम को क्या करेगा, वो स्टेबल करेगा। ठीक है, ओके, ये चीज है किसमें, शिल्डिंग इफेक्ट के अंदर। शिल्डिंग इफेक्ट क्या था हमने यहाँ पे मोटा मोटा जाना उसके बारे में, उसको कम कर देता है। कम किस वजह से करता है, क्योंकि हम जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद हम इनकी पेयरिंग करते हैं। ठीक है, और जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हम फिलअप कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, एक पैरेलल स्पिन के अंदर कर रहे हैं, ना कि अलग अलग स्पिन के अंदर अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज सेकेंड वन ये था। इसके बाद थर्ड वन होता है यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब देखो अगर हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, किस फॉर्म में, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के हमने अंदर क्या किया, तीनों को
सेम स्पिन में रखा, मतलब पैरेलल रखा एक दूसरे के अंदर, तो अगर ये एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता है, ये वाला यहाँ जाता है, या फिर ये वाला यहाँ पे आता है, ये वाला यहाँ जाता है, तो इससे एटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम दो एटम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उस एटम के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम दो एटम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही सेल के अंदर नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर हम इनको चेंज भी करेंगे जगह तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बिकॉज ऑफ जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत बारीक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दैट मीन जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो एक ये और एक ये, अब इन दोनों डॉट्स के अंदर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। दोनों को हम अगर इंटरचेंज भी कर देते तो दोनों हमारे लिए क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। यही चीज क्लासिकल के अंदर जब आते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं इनको, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दैट मीन यहाँ पे मान लेते हैं हम एक पार्टिकल ए एक पार्टिकल बी है, अगर हम इनकी जगह चेंज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाइक बी वाला यहाँ पे आ गया, ए वाला यहाँ पे आ गया। बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था वो होते हैं फर्मियंस, ठीक है। तो फर्मियंस की प्रॉपर्टी, तो इस वजह से क्या हुआ यहाँ पे जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था उसका वोलेशन भी यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। और ये एटम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम व्हेन इलेक्ट्रॉन occupy different orbitals with same energy level, there is an increasing there is an increased in the exchange energy which is a quantum mechanical phenomena, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना है दैट स्टेबलाइज्ड द एटम। अब ये स्टेबल कैसे करता है, बिकॉज in that case the violation of Pauli exclusion principle is avoided, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करता है, इसके वोलेट नहीं करता है। इस केस के अंदर एनर्जी एक्सचेंज के अंदर जब एनर्जी सेम एनर्जी लेवल के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर है तो वहां पे ये इंटरचेंज कर सकता है, ठीक है। ये चीज ने बताई। और इसी में एक होता है also this stability arises due to indistinguishable nature of electron, nature of electrons, and for that the symmetry of wave function, ठीक है। तो होल्स रूल ने ये सारी चीजें बताई हमें।
अब इसके अंदर हम देखते हैं कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एग्जांपल के थ्रू इसके अंदर क्या चेंज आते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी थ्योरी पार्ट करा, इससे क्या बेनिफिट होती है, होम्स रूल क्या है और इसके आने समय क्या बेनिफिट्स हुए एटम्स के अंदर, वो सारी चीजें पता चली। इसमें देखते हैं कि कोई एग्जांपल जिससे हम ये चीजें देख सकें। ठीक है, तो एग्जांपल एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था अभी, आप ले सकते हैं Z इज इक्वल टू 7। ओके, Z इज इक्वल टू 7 पे लेते हैं हम। तो Z इज इक्वल टू 7 पे जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। मतलब ये वाले तो हमने क्या कर दिए, इनको तो हम फिलअप कर देंगे पेन में, ये 1s ये 2s एंड 3s को हम क्या करेंगे 1 2 एंड 3 इस ऑर्डर के अंदर करेंगे। क्या होगा 2s, जहां पे जो तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक होगा 2px 2py एंड 2pz, और जो तीनों क्या होंगे स्पिन अप होंगे। ठीक है, तीन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको नाम देता है ना हमने, कि जो तीन ऑर्बिट्स होते हैं उसपे होते हैं px py pz होते हैं। पी के अंदर डी के अंदर हमने 5 देखे थे कौन कौन से होते हैं, एंड ऐसे हमने एफ के लिए देखे थे 7 जो होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल था। अब इसके वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से वही हुआ, शेल्डिंग इफेक्ट रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो होगा वो कम होगा। उसकी वजह से जो एटॉमिक जो स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी, एटॉम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने की वजह से अब अगर यहाँ पे शेल्डिंग इफेक्ट हमारा कम होता है, तो शेल्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से क्या होगा कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज होगा। उसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इजिली इलेक्ट्रॉन को एटम को छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो एटम होगा वो क्या होगा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके थे हुन्स रूल के हमारे एग्जांपल, हुन्स रूल के नियम जो इसने दिया था, उसकी वजह से हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं वो, और यहाँ पे ये एग्जांपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शंस की, कि हुन्स रूल के भी कुछ एक्सेप्शन है या नहीं है। और जो इसके जो एक्सेप्शन मेनली हमें जो देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। ठीक है, सो देयर आर some exceptions in case of ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, अब एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, जैसे कि हम पहले बात कर देते हैं, हमने देखा था किसके केस के अंदर देखा था हमने, बोर के केस के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन सॉरी बोर नहीं, हमने देखा था हाउ प्रिंसिपल के अंदर, कि जब वहां पे हमने एक्सेप्शन देखे डी सब सेल के लिए। ठीक है, डी और एस के बीच में, जैसे कि हमने देखा था कॉपर के लिए, कॉपर में क्या हो रहा था, जो डी सब सेल था वो D9 आ रहा था, और जो एस था वो कंप्लीट फिलअप था, बट उसको एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था, जैसे कि हमने क्या देखा था 4s2 एंड 3d9 फॉर क्रोमियम सॉरी कॉपर, ये हमारा आ रहा था अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। बट जो एक्चुअल इसका होता है, एक्चुअल क्या होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, वो हमारा कुछ इस तरीके से 4s1 3d10। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्शन तो इसका यही वाला था कि इसके अकॉर्डिंग, इन रूल्स के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये आना चाहिए, बट आता क्या है, ये आता है। ठीक है, तो इसका क्या था, सर्टेन एटम्स। ठीक है, एटम्स अडोप्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन that deviate from
from this rule to achieve more stability. ठीक है, और ये डेरिवेट अलग से जो ज्यादा एनर्जी मिलेगी ये एनर्जी के लिए होते हैं। फिर इसमें इसने बताया दिस डेविएशन are due to extra stability associated half fill and fully fill substance which minimize electron repulsion and maximize exchange electron, sorry electrons नहीं एनर्जी। ठीक है, ये चीज इसने बताई एक्सेप्शन के केस के अंदर। इसके एग्जांपल्स क्या दिए इसने, एग्जांपल साइज के हमारे पास ये हो गया ना, एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास लेते हैं हम क्रोमियम। क्रोमियम क्या होते हैं Cr24। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो क्या होता है आर्गन 4s2 3d4, जो कि हमारा आता है एक्सपेक्टेड जो होता है। ठीक है, बट मैंने क्या बताया था हाफ फील्ड या फुल फील्ड क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं और ज्यादा स्टेबिलिटी उस एटम को देते हैं। ठीक है, तो जो इसका एक्चुअल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4s1 3d5 एक्चुअल है, गिव सम more stability of atom। ठीक है, ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। सेकंड एग्जांपल हम यहीं पे देखते हैं, कॉपर के केस के अंदर, कॉपर के केस के अंदर क्या होता है 29। सो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स हमारे पास क्या आता है 4s2 3d9। ठीक है, ये तो क्या होता है हमारा एक्सपेक्टेड, बट जो एक्चुअल हमारा आएगा वो क्या आता है 4s1 3d10 एक्चुअल। और ये क्यों होता है गिव्स सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू एटम। एटम को क्या देता है थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी देता है ये वाला। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारी। इसके बाद अब जो एक्सेप्शन थे कि हाफ फिल और फुल फिल के अंदर क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी एक्सचेंज क्यों हो रही है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं।
लाइक हमें एक्सेप्शन के अंदर ये वाला की चीज हमें क्यों हो रही है, इसमें फर्स्ट आता है सबसेल स्टेबिलिटी। ठीक है, सबसेल की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम जानते हैं कि हाफ एंड fully filled subcells gives more stability than others। ठीक है, और इससे क्या होता है, टू एटम। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, पहला तो ये था कि सबसेल स्टेबिलिटी का ये होता है। दूसरी चीज क्या थी, इसकी जो एनर्जी हम कंसीडर लेके चल रहे हैं कि हम यहाँ पे एनर्जी एस से डी में ही क्यों जा रही है, मतलब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहे हैं, वो चीजें थी। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या था, तो यहाँ पे हम देखते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एस ऑर्बिटल, मैंने बोला था एस ऑर्बिटल्स और सबसेल्स एक हो सकते हैं, एंड energy difference between s orbital and d orbital in case of transition metal is minimal, कम होता है। ठीक है, एंड इसकी वजह से allowing electron to shift between them to achieve more stable configuration। ठीक है, सो एनर्जी दूसरा कौन सा हुआ, एनर्जी कंसिडरेशन। ये चीजें हमने देखी, इसके एक्सेप्शंस के अंदर की एक्सेप्शन के क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहां पे हमने देखा हुन्स रूल वर्क कैसे करता है, हुन्स रूल की वजह से क्या एटम के अंदर चेंजेस होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी के अंदर क्या चीजें चेंज होती है। फिर उसके बाद हमने देखे कुछ इसके एग्जांपल, और फिर लास्ट में हमने देखे इसके एक्सेप्शन की, इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा हुन्स रूल जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, एंड ये भी बताना कि अगर हुन्स रूल नहीं होता तो एटम के अंदर क्या चेंजेस होते, क्या प्रॉपर्टीज किस वजह से हम इसको डिफाइन कर पाते और चीजें। ठीक है, तो ये चीजें जरूर बताना। बाकी तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का, और कीप लर्निंग। धन्यवाद।